तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज शेल। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड शेल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज शेल, ये बच्चों अपन को करना है। शेल का मतलब आप मान के चलिए हॉलो स्फीयर है ना। हालांकि बच्चों यदि कोई फुली कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड है, तब भी सेम केस बनेगा। क्योंकि कंडक्टर मतलब समझ रहे हैं आप, मैं बोल रहा जैसे मान लीजिए आयरन बॉल है। आयरन मतलब क्या, कंडक्टर है। छर्रे होते हैं ना, सॉलिड रहते हैं। तो मान लीजिए सपोज आयरन कंडक्टर है, तो वो भी केस सेम बनेगा। क्योंकि वो भले ही सॉलिड है पर कंडक्टर है, तो उसमें यदि आप चार्ज दोगे तो वो कभी भी इनसाइड भी नहीं रहेगा। कहाँ जाएगा, सरफेस पर। सरफेस पर चार्ज आ जाएगा। अब यदि हॉलो स्फीयर लेते हो, चार्ज देते हो, तब भी चार्ज किस पर रहेगा, सरफेस पर। इसलिए चाहे शेल का केस हो, चाहे फुली कंडक्टर सॉलिड स्फीयर हो, दोनों केस सेम है। अब इस केस में मान लीजिए इस शेल का रेडियस है r और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो है रो। तो डेफिनेटली अब चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर है, सरफेस पर। तो क्या लोगे आप, एरिया लोगे आप, है ना। अब इसकी वजह से सेंटर से ये यहां पर स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। इस पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे पिछला केस था। एक आप सेंटर को सेंटर ले लीजिए और स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर अज्यूम कीजिए। ऐसा ऐसा जाएगा, ये आ जाएगा। ये पॉइंट P जो है वो कहाँ जाएगा बच्चों, ये जो आपने स्फेरिकल सरफेस अज्यूम किया है उसके सरफेस पर आ जाएगा। यहां पर इस पर आ जाएगा। ये जो आपने क्लोज सरफेस अज्यूम किया है इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, है ना। अब जरा आप सोच के देखो कि इस स्मॉल एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा वो इतना निकलेगा, कम निकलेगा। अच्छा, इस शेल की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी होगी आर के डायरेक्शन में, और इस स्मॉल एलिमेंट का सरफेस एरिया सपोज कितना है, ds। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ यहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो आप बोलोगे सर स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू P। थ्रू P का मतलब स्मॉल एलिमेंट ना। तो डी फाई कितना हो जाएगा बच्चों, E डॉट ds। डी फाई इज इक्वल टू E ds cos 0। cos 0 क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये जाएगा E इंटू ds। बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है जैसा पिछली क्लास में अपन ने देखा था ना। बस फर्क आएगा डिफरेंट केस जब अपन करेंगे तब, और चार्ज डेंसिटी के कारण फर्क आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने निकाला है इस स्मॉल एलिमेंट P से, लेकिन पूरे गॉसियन सरफेस से, क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है, यदि वो निकालना है तो क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन करोगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस और थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस। तो क्या बोलोगे बच्चों, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बोलोगे, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा।
ये जो स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स निकला है ऐसा सबसे निकलेगा, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, पूरा समीशन, समीशन मतलब इंटीग्रेशन। अब यहां पर जाएगा इंटीग्रेशन, डी फाई की जगह क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस, तो फाई इज इक्वल टू, यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स होगी तो ई हो गई, इंटीग्रेशन डी एस हो गया, फाई इज इक्वल टू ई। इंटीग्रेशन डी एस का मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का, स्फेरिकल है ये, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गॉसियन सरफेस जो है इसका रेडियस कितना है आर, तो अब हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, कैसे निकाला, बाय इंटीग्रेशन। लेकिन यदि गॉस थ्योरम की हेल्प लेते तब क्या बोलते हैं आप, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। व्हाट इज क्यू, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, इसके अंदर जो चार्ज है क्यू ये। अब बाय 1 and 2 ले लो, बाय 1 and 2, जो भी पेन चला रहा बंद करो, पहले समझो, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। इक्वल कर दिया अपन, इक्वेट कर दिया 1 और 2 से, तो E की वैल्यू कितनी आ गई फिर, 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम वैसी आ गई है। ये हो गया 3, राइट। अब इसमें डिफरेंट केस बनेंगे। एक केस बनेगा जबकि ये पॉइंट P कहाँ है, शेल के बाहर है, आउटसाइड द शेल। तो फर्स्ट केस, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। व्हाट इज स्मॉल r, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम सेंटर, पॉइंट का डिस्टेंस। व्हाट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ शेल। और स्मॉल r ग्रेटर है कैपिटल R से, इसका मतलब पॉइंट P कहाँ पर है, आउटसाइड पर। अब उसी केस में तो अपन ने डिराइव किया है, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। सेम यही आएगा, राइट। तो बच्चों इस केस में यदि आप बोलेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, अब Q की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो यदि हम बोलते हैं चार्ज है डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, अरे यार, चार्ज डेंसिटी रो, तो क्या बोलोगे, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, क्योंकि चार्ज किस पर है, इस शेल की सरफेस पर है, इसका एरिया लोगे। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, एरिया पर, सरफेस एरिया पर, और रेडियस है कैपिटल R। तो अब यहां पर हो जाएगा 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। तो ये बच्चों Q इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इसकी वैल्यू को जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू की जगह जाएगा रो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, तो E इज इक्वल टू रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन ε0 इंटू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब E इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। सेकेंड केस, when स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R का मतलब क्या हुआ भाई, ये पॉइंट P कहाँ आ गया, सरफेस पर। अब यदि ये ही पॉइंट ये बाहर ना होकर यदि यहां पर होता तो इंटेंसिटी कितनी होती, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये जो आपका फॉर्मूला है इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 में, तो क्या लिखेंगे आप,
तो आप लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये हो जाएगा। या फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये जो है, तो आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन ε0 इंटू 1/कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी जाएगी रो इंटू आर अपॉन ε0, ये जाएगा। थर्ड केस, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब स्मॉल r क्या था, पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस, और अब मैं बोल रहा हूँ स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, इसका मतलब पॉइंट P कहाँ आ गया, अंदर आ गया। अब यदि पॉइंट अंदर है और आपसे पूछूं कि बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी, तो क्या होगा आपका जवाब? आप लोग का जवाब होना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि पूरा चार्ज कहां पर है, सरफेस पर। इनसाइड में चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0। तो जब इस क्यू में 0 रखोगे तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब है इस केस में इनसाइड में चार्ज 0, इसलिए इंटेंसिटी भी 0 होगी। मतलब यदि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे शेल के केस में, ये सेंटर है और ये रेडियस है। यदि यहाँ पर मैं ऐसा ग्राफ लूँ, यहाँ बोल दूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस, तो सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक, ये कैपिटल R तक, इतने डिस्टेंस तक तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, 0, ग्राफ ही डेवलप नहीं होगा। और सरफेस पर जाकर कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। और फिर आउटसाइड में, आउटसाइड के केस में क्या बोला, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऐसा ग्राफ हो। जबकि आप देखिए पिछले वाले केस में ग्राफ ऐसा था, यहां से ऐसा इंक्रीज हुआ था नॉन कंडक्टर केस में। अब के केस में इंटेंसिटी का ग्राफ नहीं रहेगा, यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि अंदर इनसाइड में इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। तो बच्चों इसके बहुत सारे केस हैं, जरा ध्यान दीजिए तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। यदि आप लोग देखें तो यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही, गिर रही है, आपके ऊपर गिर सकती है, और आप कार के पास खड़े हैं, तो आप अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या करेंगे? तो आपका तुरंत आंसर रहेगा कार के अंदर बैठ जाएंगे और सारे डोर्स विंडोज क्लोज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यदि लाइटनिंग हुई तो कार क्या बन जाएगी, शेल, क्लोज सरफेस, और इनसाइड में इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 0, तो आप बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही एरोप्लेन्स जब कंटिन्यूस फ्लाई करता रहता है, क्लाउड के साथ में फ्रिक्शन होता रहता है, फुली चार्ज हो जाता है, लेकिन अंदर पैसेंजर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पूरा प्लेन क्या बन गया, शेल। तो इनसाइड में इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 0, पैसेंजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो लैंडिंग करता है तो उसके टायर जो है वो रोड के कांटेक्ट में आते हैं, है ना। जो उसके टायर्स होते हैं वो एयरपोर्ट पर जो ट्रैक होता है उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो जो टायर रहते हैं एरोप्लेन के, उसमें ग्रेफाइट पाउडर मिक्स किया जाता है ताकि वो टायर क्या बन जाए, कंडक्टर। तो जैसे कांटेक्ट में आते तो पूरा प्लेन के सरफेस पर जो चार्ज है थ्रू टायर कहाँ चला जाता है, अर्थ में, और फिर चार्जलेस हो जाता है। इसलिए उसमें ग्रेफाइट पाउडर मिक्स किया जाता है। ऐसे ही जो पेट्रोल टैंकर्स होते हैं, रोड पर चलते हैं ना पेट्रोल टैंकर्स, उनके साथ में एक चेन लटकी रहती है, कंटिन्यूस रोड को टच करती रहती है। क्वेश्चन उठता है कि क्यों रहती है, लटकी क्यों रहती है, टच क्यों रहती है? वो इसलिए रहती है कि जो पेट्रोल टैंकर जब चलता है तो कंटिन्यूस उसका एयर के साथ में क्या होता है, फ्रिक्शन, सरफेस पर पूरा क्या हो जाता है, चार्ज, और डेफिनेटली उसके अंदर पेट्रोल भरा है, एक्सप्लोजिव मटेरियल, तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, वहाँ पर कंबशन हो सकता है, आग लग सकती है। तो वो ना रहे, इसलिए ज़रूरी कि पूरा आउटसाइड सरफेस कैसा बना रहना चाहिए, चार्जलेस।
तो एक चेन लटकी रहती है, वो रोड को टच करती रहती है, जिससे कि पूरा चार्ज जो उस पर बन रहा है वो कहाँ जाता जाए, अर्थ में, और पेट्रोल टैंकर कैसा बना रहे, चार्जलेस। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो यहाँ छुपे हुए हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोग को। यहाँ पर बच्चों ये रो आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर था, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो केवल यहाँ पर क्या रहेगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों मैं 2 मिनट आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो, ये मैं आपको ये सारा स्टडी मटेरियल क्यों प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके 2 कारण हैं। एक तो मेरी खुद की इच्छा है कि जो दूर के बच्चे हैं जो मेरे पास नहीं आ सकते वो पढ़ लें। अब ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ज़्यादा बेनिफिट तो ऑफलाइन क्लास में ही है, क्योंकि इंटरेक्शन होता है। पर बच्चों जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी थोड़ा ज्वेलसी की उनके अंदर दिमाग में रहता है, और बच्चों को कंफ्यूज तो करते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर ना आए, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास पूरा सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो थोड़ा सा वो रोकते हैं और बच्चों को मिसगाइड करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है, बाहर भी कुछ ऐसे पोस्टर्स लगाए हुए हैं जिनमें स्कैनिंग का बार कोड दिया हुआ है कि बच्चे जो है स्कैन कर लें और पढ़ाई करें। साथ ही साथ मेरी इच्छा ये भी है कि वो जहाँ एक्चुअली में सजेस्ट कर रहे हैं वहाँ से बच्चे भी कंपेयर करें कि वहाँ पर एक्चुअली में क्या पढ़ा रहे हैं और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस वो भी उनको दिखाई दे। खुली किताब हो जाए तो वो भी ज़रूरी है। पर बच्चों मैं आपको एक बात बताऊँ, चाहे कोई भी कितना भी भीड़ पढ़ा रहा हो, हर साल रिजल्ट्स मेरे पास से ही बन रहे हैं। अभी भी लास्ट ईयर भी यदि मेरे पास बच्चे, चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों ने बच्चों को बहुत कंफ्यूज किया, कुछ भड़काया, तो मेरे पास बड़े लिमिटेड बच्चे थे। लेकिन उतने लिमिटेड बच्चों में भी जो आईआईटी के रिजल्ट्स हैं 92 परसेंटाइल, मतलब 1 परसेंटाइल से बच्चे का मिस हुआ एडवांस में, पर फिर भी उसको अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। दूसरा बच्चा जो हो एडवांस में उसको हो गया है उसका, अब मुझे लगता है एडवांस भी वो निकालेगा। उसके अलावा जो एमपी बोर्ड के भी रिजल्ट्स आए हैं तो बच्चों के 92-93% जो बने वो मेरे पास से बन रहे हैं। उसके बाद भी अभी सीबीएसई का रिजल्ट आता है, देख लीजिए सारे बच्चों के रिजल्ट्स बनेंगे। तो रिजल्ट्स जो है वो मैं ही बना रहा हूँ, बन रहे हैं मेरे पास से। उसका कारण है कि बच्चों के साथ में कड़ी मेहनत मैं भी करता हूँ, और साथ साथ बच्चे भी फिर देख देख के कड़ी मेहनत करते हैं, उसका फ़ायदा। तो बच्चों कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा रिजल्ट बनाने का तरीका है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वो हेल्दी पढ़ना है। आप जो पढ़ रहे हैं आप देखिएगा, उसमें पूरा आप फर्स्ट वीडियो से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो सिस्टमेटिक आपको दिया हुआ उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जब वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चंस करवाता हूँ, भाई एग्जाम का फॉर्मेट कुछ भी हो जाए, चाहे वो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे, चाहे वो आपसे रीजनिंग असर्शंस पूछे, चाहे वो आपसे मल्टीपल चॉइस कुछ भी पूछे, वो यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हर टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहना, और वो बहुत बढ़िया तरीका होता है उसका कि लॉन्ग क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। एमसीक्यू भी अपन करेंगे, और इसीलिए मैं एक डिफरेंट सीरीज भी मैंने वाई सीरीज की हुई है, ज़रा वो भी आप देखिएगा और उसमें क्वेश्चंस के लेवल देखिएगा। वो एडवांस लेवल के उसमें क्वेश्चंस हैं पूरे, मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर एमसीक्यू करवाऊंगा जो मेंस और नीट के बच्चों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो बच्चों पढ़ाई करो, आप किसी की बातों में मत आओ। ये जो आपको मिसगाइड करते हैं वो केवल ज्वेलसी की वजह से करते हैं, और कुछ नहीं है। आपका कैरियर जो है आपको उसको ध्यान देना है। आपके पहले भी कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे थे, अभी पढ़ा रहे हैं, और बाद में भी कोई दूसरे टीचर। आप ये सब चीज़ें छोड़ो, आप अपने कैरियर को ध्यान दीजिएगा। आप किसी की बातों में मत आइए, और प्रॉपर जो है ये सारे वीडियोस वॉच कीजिएगा। पिछले साल के भी वॉच कर लीजिएगा, आपको खुद मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। तो चलिए बच्चों देखो, गॉस थ्योरम से रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, और यदि आप देखें तो एकदम सिंपल है। गिवन फिगर शोज 3 चार्जेस इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस है ना, इसके अंदर ये चार्जेस रखे हुए हैं। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉसियन सरफेस
इफ Q1, Q2 एंड Q3 आर गिवन। ये चार्जेस गिवन है। अब देख के समझ में आ रहा है ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ Q। तो इस बेसिस पर फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्या होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और चार्ज समेशन Q मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट। अब वैल्यू रख दो बच्चों, 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 नैनो कूलम। नैनो मतलब 10⁻⁻9। फिर Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -6 नैनो कूलम। और Q3 की वैल्यू कितनी है, -3 नैनो कूलम। ये वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर +3 और -3 तो कैंसिल हो गया, मतलब केवल -6 बच रहा है। तो फाई इज इक्वल टू -6/8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ऊपर नैनो का मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻9। अच्छा बच्चों, इसको अपन 10⁻⁻9 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 10⁻3 जो कि ऊपर जाएगा। तो -6 इंटू 10⁻3 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8.85। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक जीरो यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा, -60 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय 8.85। अब तो एकदम क्लियर दिख रहा है। यदि ये 64 होता और ये 8 होता तो 8 जो 64 हो जाता है, 8 आ जाता। लेकिन अभी आपको फिलहाल दिख रहा है कि ये 60 और ये 8.85 मतलब 9 के क्लोज जा रहा है। तो लगभग इतना आएगा जो आपको आंसर दिख रहा है। आप सॉल्व करके देखिए, -6.78 इंटू 10⁻2 और यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर रहेगा बच्चों, कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों जो क्वेश्चन अपन को दिख रहा है, क्यूब दिया है, क्यूब ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर is lying with its base along the positive x-axis. Electric field along x-axis is given by, electric field की वैल्यू हमको गिवन है 500√x E is equal to, है ना, where the component of electric field along z-axis and y-axis 0. Okay, what is the flux through the cube and also the charge in the cube if लेफ्ट फेस मतलब यही वाला है, लेफ्ट फेस दिख रहा है, ये लेफ्ट फेस, ये कहां पर है, इफ लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब इज 1600 मतलब यहां पर यदि अपन एक्सिस बोलेंगे तो ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। और लेफ्ट फेस जो है उसका ये वाला जो पॉइंट है ये कहां पर है, 1600। तो बच्चों इसका मतलब यदि ये 1600 अपन को कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में है और अपन को साइड भी गिवन है 16 की, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होना चाहिए ये कितने पर होना चाहिए, यहाँ से 16 और तो मतलब 3200 ये होना चाहिए। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एंटर करेगा इस फेज से, और इस फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बाहर निकलेगा। हमको टोटल फ्लक्स निकालना है। तो अब अपन को मालूम है y एक्सिस z एक्सिस के डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स y और z एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं रहेगा, केवल इसी फेज से इंटर करेगा और इस फेज से बाहर निकलेगा। इंटर करने वाले को आप जानते हैं माइनस लेते हैं अपन, और बाहर निकलने वाले को प्लस लेते हैं। तो ये हो जाएगा φ1 और ये हो जाएगा φ2। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा φ इज इक्वल टू -φ1 प्लस φ2, राइट। ये हो जाएगा। अब आपको व्हाट इज द फ्लक्स फाइंड करना था और फिर उसका चार्ज भी बताना था, ठीक है। तो बच्चों ये जाएगा φ इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज φ1 E1 डॉट S1, है ना, और प्लस φ2 जाएगा E2 डॉट S2। φ इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर ES1 एक्चुअली में ये तो हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, सरफेस एरिया इस साइड है, एंगल 180 का बन रहा है, cos 180 -1 होता है,
तो वो ऑलरेडी माइनस अपन ने ले लिया है, यदि नहीं लेना है तो मत लीजिएगा, यहाँ नहीं लेना नहीं लीजिए, यहाँ नहीं लेना मत लीजिए, सीधे 5 इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2। लेकिन जब आप यहाँ पर रखेंगे तो फिर लिखना पड़ेगा आपको E1 S1 cos 180, और यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको E2 S2 cos 0। क्यों? क्योंकि आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E1 और सरफेस एरिया ऐसा है S1। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है E2 और सरफेस एरिया भी ऐसा है S2, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा 0 आ गया। यहाँ पर क्या जाएगा 180, cos 180 बच्चों -1 होता है तो माइनस आ जाएगा E1 S1 प्लस E2 S2, cos 0 1 होता है, 5 इज इक्वल टू माइनस। अब E1 यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, तो आपको क्लियर दिख रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको दिया 500√x और यहाँ से x कितना दिख रहा 16, तो इसलिए ये हो जाएगा 500 इंटू √16। S1 एरिया तो आपको दिख रहा है ये 16 सेंटीमीटर साइड है और ये हाइट भी 16, तो 6 स्क्वायर है तो 16/16, तो ये जाएगा 16/16, सब सेंटीमीटर में चल रहा है ना। यहाँ हालांकि आंसर जो है वो SI सिस्टम पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अपन को कुछ यूनिट नहीं दी है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस, यहाँ पर E2 500 √32 हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इस सरफेस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो रहा है वो 32 हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड x पर डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पर, इनटू फिर सरफेस एरिया 16 इंटू 16, क्योंकि स्क्वायर है 16 इंटू 16, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा 5 इक्वल टू, यहाँ पे जब करेंगे तो 500 कॉमन निकल गया, 16 इंटू 16 भी कॉमन निकल गया। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर एक्चुअल में दिया नहीं है यूनिट, कायदे के अनुसार यहाँ पर सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 500√x, कुछ भी नहीं दिया है, और यहाँ पर आंसर सीधे मीटर स्क्वायर में, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों इसको, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, बाद में लास्ट में कर लेंगे अपन, देखते हैं। ये हो गया, अंदर कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा -√16 और यहाँ पर बचेगा प्लस √32 √16 इंटू 2, है ना, मतलब √16 भी कॉमन निकल गया, 500 इंटू 16 इंटू 16 इंटू √16 भी कॉमन निकल गया, तो अंदर बचेगा यहाँ -1 प्लस √2 मतलब 1.4, मतलब ये हो जाएगा 0.4, तो 5 इज इक्वल टू। अब जैसा देख के समझ में आ रहा है मुझे, तो यहाँ पर ये सब अपन को मीटर में लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ मीटर में मतलब ये 16 भी एक्चुअल में हमको मीटर में ही लेना था, तो यहाँ मीटर होता तो इंटू हो जाता 10⁻16 इंटू 10⁻², तो कॉमन निकलता तो 10⁻⁻1, है ना, और ये भी मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब दिख रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है, कर लेंगे अपन कन्वर्शन। ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 4 और यहाँ पर जाएगा इंटू 0.4, और यूनिट होनी चाहिए इसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर जो ये वैल्यू रखी थी उस बेसिस पर हमको ये सेंटीमीटर में है, रूट सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ही लो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से अपन कन्वर्ट कर ही लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको इतने पोर्शन को भी अपन फिलहाल अलग कर देते हैं, यहाँ से अपन वैल्यू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके ही कर लीजिएगा। चलिए मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा,
तो 16 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया 0.16 मीटर। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये भी 16 सेंटीमीटर और ये 32 सेंटीमीटर, तो 5 इज इक्वल टू माइनस E1 बोलिए 500 इंटू रूट ओवर 16 सेंटीमीटर की जगह जाएगा 0.16, ये x 0.16 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.16 इंटू 0.16 स्क्वायर प्लस E2 बताइए 500 इंटू रूट ओवर 0.32, क्योंकि 32 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहाँ से, और फिर एरिया हो जाएगा आपका इंटू 0.16 स्क्वायर। अब ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया ऐसा ही सिस्टम में, तो आप डायरेक्ट अपन यूनिट रख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 500 इंटू 0.16 स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा माइनस रूट ओवर 0.16 प्लस रूट ओवर 0.16 इंटू 2, है ना। इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 500 इंटू 16 स्क्वायर 256 अपॉन 100 स्क्वायर 10 टू द पावर 4 इंटू रूट 0.16 भी कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा -1 प्लस रूट 2 1.4। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 5 इज इक्वल टू 500 कितना आ गया ये 0.05, यदि इससे करते हैं तो इंटू 256 इंटू ये हो जाएगा 16/100 मतलब 4/10 मतलब 0.4 हो जाएगा ये 0.4, और ये भी कितना हो रहा है 0.4, ये भी आ रहा है 0.4। इतने को सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो 5 इंटू 256 इंटू 16 डिवाइडेड है, यहाँ पर 10 टू द पावर -2 और ये 10 टू द पावर -2, मतलब कितना जाएगा 10 टू द पावर -4, है ना। 16 5 जा होता है 80, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 80 इंटू 256, कितना फ्लक्स 5 इज इक्वल टू 80 इंटू 256, क्या था बच्चों 16 इंटू 5 80 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4, 5 इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 आ जाएगा, फिर बचेगा 4 16 20 आ जाएगा, है ना, एक 0 ही हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -4, 5 इज इक्वल टू 2.048, है ना। और यूनिट क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ की कितनी होती है न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर आएगा बच्चों। देखो जरा क्या था, यही था 2.12 अप्रॉक्स, ठीक है। सेकेंड अपन को चार्ज भी बताना है, इसके अंदर यदि चार्ज है सपोज Q, तो हम लोग बता सकते हैं, तो हम लोग को पता है 5 इज इक्वल टू क्या होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। व्हाट इज Q, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ε0 इंटू 5। अब ε0 की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 पावर -12 इंटू 5 2.048 आ रहा है अपना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा इतना कूलम, राइट। जल्दी से कॉपी कीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, इफ 1 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, मतलब ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, और क्यूब के सेंटर पर
यहां पर कैसा क्यूब हो रहा है यार ये भाई, ये कैसा क्यूब हो रहा है? क्यूबॉइड हो गया। हाँ यार, अजीब टाइप का क्यूब। क्यूब का क्यूबॉइड हो गया। चलो 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 चलो, ये हो गया क्यूब, ये हो गया बच्चों क्यूब। अब इस क्यूब के अंदर यहाँ पर चार्ज, कितना चार्ज? 1 कूलम, है ना। साइड कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी फेस, एक किसी सिंगल फेस से कितना? अरे क्यूब में टोटल फेस कितने हो रहे हैं? 6 भाई, एक ये वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 फेस है, और पूरे 6 फेस से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। ये फ्लक्स किससे निकलेगा? टोटल 6 फेसेस से, फ्रॉम फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस से कितना निकलेगा? 1/6ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। जो टोटल फ्लक्स है उसी को डिवाइड कर दो 6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1/6 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों? 1 कूलम, और इसलिए 5 इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻12, नीचे हो गया 6 इंटू 8.85। इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आपका मैच कर जाएगा 1.88 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम